हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जो है आप लोगों का जो टॉपिक कंटिन्यू था वो था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। लिखिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो कौन कौन से तत्व हैं। डिटर्मिनेंट्स मीन्स कि वो कौन कौन से तत्व हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को तय करते हैं, फिक्स करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो इसमें पहला फर्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, कि सब्स्टिट्यूट्स कि आपके पास कौन से ऑप्शन का अवेलेबल है, उस प्रोडक्ट के कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर उस प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाए तो फिर दूसरा प्रोडक्ट कौन सा खरीदेंगी। तो जैसे पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, ये सब क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। अगर आपको 100 रुपये में पेप्सी मिल रहा था, 100 रुपये में कोका कोला मिलता रहा, और अब पेप्सी का दाम बढ़ के 110 रुपये हो गया और कोका कोला का दाम 100 रुपये ही है, दोनों सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देते हैं लमसम, तो आप पेप्सी से शिफ्ट, जो भी महंगा हो रहा है वो छोड़ के आप सस्ते वाले की तरफ शिफ्ट कर जाएंगी। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट मतलब यही है कि उसका कितने और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये पहला डिटर्मिनेंट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। सेकंड लिखिए, नीड ऑफ दैट कमोडिटी नीड ऑफ दैट कमोडिटी नीड ऑफ दैट कमोडिटी मीन्स उस कमोडिटी की ज़रूरत कितनी है। तो उस कमोडिटी की ज़रूरत भी एक डिटर्मिनेंट होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, कि उस कमोडिटी की ज़रूरत कितनी है। अब जैसे कोई अगर लाइफ सेविंग ड्रग्स है, ऐसा कोई दवाई है कि जो जीवन को बचाने में काम आता है। अभी हम लोग कोरोना पीरियड में ऐसा बहुत सारी दवाइयाँ देखी थी, स्पेशली रेमडेसिविर करके था एक दवा जो कोरोना के पेशेंट पे काफ़ी इफ़ेक्टिव था। तो उस समय कोरोना के पेशेंट को रेमडेसिविर यूज़ होना, इस्तेमाल होने का अप्रूवल मिला गवर्नमेंट से, रेमडेसिविर का डिमांड बढ़ गया। रेमडेसिविर का जो कि प्राइस भी बढ़ा दी है कंपनी, उसके बावजूद उसका डिमांड कम नहीं हो रहा था क्योंकि वो ज़रूरत थी उस समय। तो उस प्रोडक्ट की ज़रूरत कितनी है ये भी एक डिसाइड करता है उसकी इलास्टिसिटी को। तो दूसरा पॉइंट था नीड ऑफ दैट कमोडिटी, कि कितनी ज़रूरत है उस कमोडिटी की। थर्ड लिखिए, कंज्यूमर हैबिट। थर्ड पॉइंट है कंज्यूमर हैबिट। कंज्यूमर हैबिट, अगर कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट की हैबिट लग चुकी है, नशा लग चुका है, ज़रूरत लग चुकी है, लत लग चुकी है, वो कंज्यूमर का हैबिट बन चुका है, तो उस प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी कम रहेगा, क्योंकि अब उसका प्राइस बढ़े चाहे ना बढ़े, उसको कंज्यूमर उसको किसी भी तरीके से ख़रीदना चाहेगा, क्योंकि उसको लत लग चुका है, नशा लग चुका है उस चीज़ का। इसीलिए आप देखेंगे ज़्यादातर नशीली चीज़ें, नशा की तरह यूज़ होने वाली सामानें महंगी होती हैं। वजह क्या है, लोगों को लत लग जाता है, तो जब लत लग जाता है तो लोग महंगे से महंगा रेट पे भी उसे खरीदने के लिए तैयार होते हैं। तो कंज्यूमर हैबिट। नेक्स्ट वन लिखिए, ड्यूरेशन ऑफ दैट कमोडिटी, ड्यूरेशन ऑफ यूज़ ऑफ दैट कमोडिटी। लिख लीजिए, ड्यूरेशन ऑफ यूज़ ऑफ दैट कमोडिटी, कितने ड्यूरेशन तक उस कमोडिटी को आप इस्तेमाल करती हैं, कितना लंबे समय तक वो कमोडिटी चलता है आपके लिए। अगर ऐसा कोई कमोडिटी है, ऐसा कोई चीज़ है
जो आपको लंबे समय तक, काफ़ी दिन तक आपको इस्तेमाल करना है, तो उसके प्राइस में अगर थोड़ा मोड़ा चेंज आ भी जाता है तो आप उसको इग्नोर कर देती हैं, क्योंकि आपको रेगुलर नहीं ख़रीदना होता। एक बार आप ख़रीद लेंगी तो वो काफ़ी दिन तक वो चलता रहता है, लंबे समय तक चलता है। तो कितना देर दिन तक उसको आप यूज़ करती हैं, ये भी डिसाइड करता है प्राइस उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इनकम ऑफ कंज्यूमर भी डिसाइड करता है उस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी। अगर किसी प्रोडक्ट का दाम बढ़ा और उसी समय इनकम भी बढ़ जाता है किसी कंज्यूमर का, तो उसके प्राइस का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा उसके प्रोडक्ट पे, क्योंकि कंज्यूमर का इनकम भी बढ़ गया तो महंगा भी हो जाएगा, सामान तो खरीद सकता है क्योंकि उसका कमाई भी बढ़ चुका है। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर भी एक डिटर्मिनेंट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो ये सारे पॉइंट्स थे आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का वो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था लास्ट क्लास में वो था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा जब किसी प्रोडक्ट के दाम में परिवर्तन आता है, तब उसके डिमांड में क्या बदलाव आता है, तो वो कहलाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है जब किसी प्रोडक्ट के प्राइस में बदलाव ना आए लेकिन उसके कंज्यूमर के इनकम में बदलाव आए। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जब प्राइस में चेंज आता था और उसके वजह से जब डिमांड में चेंज आता था तो उसे बोलते थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, जब डिमांड में चेंजेस आए, प्रोडक्ट के डिमांड में चेंजेस आए लेकिन उसका जो वजह रहे वो रहे कस्टमर का इनकम, कंज्यूमर्स के इनकम में बदलाव आने के कारण जब आपके प्रोडक्ट के डिमांड में जो चेंजेस आए तो उसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए इसमें लिखा हुआ है द रिलेशनशिप बिटवीन द चेंजेस इन इनकम एंड चेंजेस इन कंजम्पशन ऑफ अ गुड कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बोल रहा है रिलेशन चेंजेस इन इनकम एंड चेंजेस इन कंजम्पशन, किसी प्रोडक्ट के कंजम्पशन में आने वाले बदलाव का वजह जब कंज्यूमर का इनकम रहे उसे हम लोग जो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन इनकम। ये बोल रहा है कि इट इज़ द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन इनकम। इसका फॉर्मूला आपका सामने दिख भी रहा होगा जो कि लिखा हुआ है, इसको डिनोट करते हैं ई वाई से। तो यहाँ से फॉर्मूला में आप देख भी रही हैं कि क्या लिखा हुआ है, ई वाई। यहाँ पे ई वाई जो डिनोट करता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसका फॉर्मूला दिया गया है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो ये जो क्यू डिनोट कर रहा है क्वांटिटी डिमांडेड बता रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन जो वाई डिनोट कर रहा है वो डिनोट कर रहा है इनकम। तो और जो एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, जो डेल्टा क्यू डिनोट कर रहा है वो डेल्टा क्यू डिनोट कर रहा है चेंज इन क्वांटिटी और डेल्टा वाई डिनोट कर रहा है चेंज इन इनकम।
तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन रियल क्वांटिटी, अब फिर टोटल का अपॉन चेंज इन इनकम अपॉन रियल इनकम, ये इसका फॉर्मूला होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें पहला है जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फर्स्ट टाइप है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अपने नोट्स में आप इन चीज़ों को इंक्लूड भी करते रहिए। इसमें देखिए लिखा हुआ है इनकम कॉजिंग नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रिजल्ट इन जीरो इलास्टिसिटी। जब इनकम में बदलाव आने के कारण प्रोडक्ट के डिमांड में कोई चेंजेस ना आए तो इसे बोला जाएगा जीरो इलास्टिसिटी। जब इनकम में चेंजेस आ रहा है, कम भी हो जाए चाहे ज़्यादा आ जाए, लेकिन प्रोडक्ट की डिमांड में कोई कमी ना आए तो बोला जाएगा जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर दूसरा देखिए बोल रहा है यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी। यूनिटरी मीन्स 1 मीन्स जितना परसेंट इनकम बदल रहा है उतना परसेंट डिमांड में चेंज आ रहा है। अगर 10% इनकम बदला तो 10% डिमांड में भी चेंज आया तो इसे बोला जाएगा यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी। जितना चेंज इनकम के अंदर आ रहा है उतना ही परसेंटेज का चेंज डिमांड के में अंदर भी आ रहा है तो इसे बोला जाएगा यूनिटरी इलास्टिसिटी। फिर थर्ड देखिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, जब इनकम में ज़्यादा बदलाव आए और प्रोडक्ट के डिमांड में कम बदलाव आए। कंज्यूमर्स का इनकम में बदलाव आया 20% का, कंज्यूमर का इनकम में बदलाव आया 20% का, लेकिन प्रोडक्ट के डिमांड में बदलाव आया सिर्फ 10% का तो इसे बोला जाएगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। कि मीन्स डिमांड कम चेंज हो रहा है और इनकम ज़्यादा चेंज हो रहा है। इनकम में बदलाव ज़्यादा आ रहा है लेकिन डिमांड में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आ रहा है इन कंपेयर टू इनकम। परसेंटेज ऑफ इनकम ज़्यादा बदला, परसेंटेज ऑफ डिमांड कम बदला तो इसे बोला जाएगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। फिर जो फोर्थ टाइप है, चौथा टाइप है इसका, वो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 में क्या होगा कि जब ग्रेटर देन 1 में होगा जब परसेंटेज डिमांड का ज़्यादा रहे। जो डिमांड में चेंज आया 20% का आया लेकिन इनकम में चेंज आया 10% का। नीचे इनकम रहता है, ऊपर डिमांड रहता है, तो इनकम में चेंज आया 10% का और डिमांड में चेंज आया, इनकम में चेंज आया, ये इनकम है, इनकम में चेंज आया 10% का और डिमांड में चेंज आया 20% का तो बोला जाएगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। उसके बाद फिफ्थ है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो फिफ्थ है उसको आप ध्यान समझिए, ध्यान से सुनिए। फिफ्थ पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज़्यादा समझने वाला पॉइंट ये फिफ्थ पॉइंट ही है। जब ये जो 5 पॉइंट आपने पढ़ा 1 2 3 4, इसमें प्राइस में जितना बदलाव आता रहा, जो बदलाव प्राइस में आए वही बदलाव डिमांड में भी आए। अगर प्राइस फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, इन चारों पॉइंट में आपने पढ़ा इनकम में जितना बदलाव आया उतना या उससे कम बदलाव आया डिमांड में। मीन्स अगर इनकम बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ा, चाहे हो सकता है कि परसेंटेज कम हो या ज़्यादा हो, मतलब इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहा है। इन चारों पॉइंट में आपने ये समझा था। अगर इनकम कम हो रहा है तो डिमांड भी कम हो रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में इनकम जाता रहा उसी डायरेक्शन में डिमांड भी जाता था। अगर इनकम बढ़ता था तो डिमांड भी बढ़ता था, इनकम घटता था डिमांड भी घटता था, ऊपर के 4 पॉइंट में।
बट जो फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है कि नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेगेटिव यहाँ पे क्या होगा कि जब इनकम बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, तो इसे बोला जाएगा नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बाकी ये चारों केसेस में इनकम बढ़ रहा था तो डिमांड बढ़ रहा था, इनकम घट रहा था तो डिमांड घट रहा था। तो जिस डायरेक्शन में इनकम चलता रहा उसी डायरेक्शन में डिमांड चलता रहा। लेकिन इस पांचवें पॉइंट में सिर्फ रहेगा अपोजिट, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। जैसे कि मान लीजिए परसेंटेज चेंज इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन इनकम 20% इनकम बढ़ गया, लोगों का इनकम 20% बढ़ गया। इस केस में डिमांड जो है घट जाएगा, -10 हो जाएगा, मतलब माइनस में रहेगा डिमांड बढ़ेगा नहीं, घटेगा। बाकी चारों केस में अगर डिमांड बढ़ता था तो इनकम बढ़ता था, बाकी चारों केस में अगर इनकम बढ़ता था तो डिमांड भी बढ़ता था, इनकम घटता था डिमांड भी घटता था। लेकिन इस केस में क्या रहेगा, इनकम बढ़ेगा, इनकम प्लस में रहेगा और डिमांड घटेगा। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जब लोगों के पास पैसा आता है तो उस तरह के प्रोडक्ट को लोग ख़रीदना बंद कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, छोटा सा अगर एग्ज़ाम्पल हम लोग ले ऐसे प्रोडक्ट का, एग्ज़ाम्पल लेते हैं इन्फीरियर गुड्स का बल्ब। पहले हम लोग देखते थे बल्ब जो है हर घर में पाया जाता था, लेकिन अब जो है बल्ब बहुत कम घर में लोग यूज़ करता है। बल्ब जिसकी येलो लाइट हुआ करती थी, अब नॉर्मल, पहले बल्ब नॉर्मली सब घर में दिख जाया करता था, अब बल्ब बहुत रेयरली दिखता है, कम घरों में दिखता है। तो बल्ब एक तरीके का इन्फीरियर गुड्स की तरह अब लोग यूज़ करते हैं। जैसे ही लोगों का इनकम बढ़ जाता है, लोगों के पास एक स्टेबिलिटी आती है, तो वो अपने घर में, अपने रूम्स में ट्यूबलाइट यूज़ करते हैं, एलईडी लाइट यूज़ करते हैं, बल्ब को नहीं लगाते हैं, बल्ब को यूज़ नहीं करते हैं। बल्ब जो कि सस्ता होता है उन चीज़ों के कंपेयर, बट बल्ब को यूज़ नहीं करते हैं। उनको लगता है कि बल्ब यूज़ करना उनके शान के ख़िलाफ़ है। एक रीज़न ये भी है बल्ब यूज़ करने का, हम जानते हैं कि वो वोल्टेज ज़्यादा लेता है। बट अगर हम छोटा 2 एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक लोग का इनकम ज़्यादा है, 1 लाख रुपए पर मंथ कमाता है, एक पर्सन है जो 10,000 रुपये पर मंथ कमाता है, और दोनों को इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना है, दोनों को इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना है। एक पर्सन है जो 1 लाख रुपये पर मंथ कमा रहा है, एक दूसरा पर्सन है जो सिर्फ 10,000 कमा रहा है, और उसके घर में कई सारे घर के मेंबर्स हैं, 8-10 मेंबर्स हैं, जिनको उस 10,000 में उसको पालना है, पोसना है और खिलाना पिलाना है। तो जो 1 लाख रुपये वो कमा रहा है, दोनों को इलेक्ट्रिसिटी बिल दोनों को नहीं देना है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का इशू दोनों के लिए नहीं है। तो जो 1 लाख रुपये कमाता है वो अपने घर में बल्ब यूज़ नहीं करेगा, वो ट्यूबलाइट लगाएगा। अभी देखती होंगी ट्यूबलाइट लगाएगा, एलईडी लाइट्स आजकल फॉल सीलिंग में लग रहे हैं, उस तरह के लाइट्स लगवाएगा, लेकिन वो बल्ब नहीं लगवाएगा। बट वो जो 10,000 रुपये जिसे यूज़ करना है, पूरे महीने चलाना है, पूरे घर का खर्चा चलाना है, वो अपने घर में बल्ब यूज़ करेगा। सोचिए वो 10 रुपये में आ जाता है, आराम से चलेगा वो। तो इसी को बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स, जो इनकम के साथ इनकम बढ़े लेकिन उसका डिमांड घटे। तो जैसे जैसे लोग इनकम बढ़ता है तो वो बल्ब का यूज़ करना कम कर देते हैं, तो इसी को बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स। या फिर गुड्स हैव नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस तरह के गुड्स का नेगेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। जब लोगों का इनकम बढ़ जाता है तो उस तरह के गुड्स को लोग यूज़ करना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल में आप देख भी रही हैं कि इनकम में चेंज आया 20% का, और उस प्रोडक्ट के डिमांड में गिरावट आ गया। उस प्रोडक्ट की डिमांड को और ज़्यादा बढ़ना चाहिए था, इनकम बढ़ रहा है तो नहीं, इसमें डिमांड घट रहा है, तो इसी को बोलते हैं नेगेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये 5 तरीके के डिमांड होते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहाँ पे कोई चेंज नहीं आता, इनकम में बदलाव आता है लेकिन प्रोडक्ट की डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, ना बढ़ता है ना घटता है। सेकंड है यूनिटरी,
जिसमें जितना प्राइस में चेंज आए, जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज आए उतना जो है चेंज आए। सेकंड वाले में देखिए अपने स्क्रीन पे, सेकंड वाले में 20% अगर चेंज आया डिमांड में, इनकम में, तो 20% चेंज आएगा डिमांड में, तो इसी को बोला जाएगा यूनिटरी। दोनों कट जाएगा बराबर, ये आ जाएगा 1, तो इसी को बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद है आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, तो इसमें क्या होता है, 20% चेंज आया इनकम में, लेकिन डिमांड में चेंज आया सिर्फ 10% का। तो इसका सॉल्व करेंगे तो ये आएगा पॉइंट, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.5 आएगा, तो ये लेस देन 1 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.5, कि डिमांड में कम बदलाव आ रहा है, इनकम में ज़्यादा बदलाव आ रहा है। उसके बाद है आपका फोर्थ, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। मीन्स इनकम में आ रहा है चेंज 20% का, लेकिन डिमांड में चेंज आ रहा है 40% का। तो जब डिवाइड करेंगे 40 से तो आ जाएगा 2, तो 1 से ज़्यादा है जो कि, तो ऐसे केस को बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, जिसमें परसेंटेज चेंज इन इनकम कम हो और परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज़्यादा हो। और फिफ्थ आप लोगों ने पढ़ा ही, बताया मैंने अच्छे से। ये 5 तरह के डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेक्स्ट टॉपिक है, वो आप लोग का जो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरीके के होते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जब प्राइस में चेंजेस आते हैं उसके वजह से जो डिमांड में चेंज आए तो उसे बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकंड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम में बदलाव के कारण जो डिमांड में चेंज आए तो उसे बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये जो थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें आप स्क्रीन पे देख सकती हैं, इसका जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं EXY। यहाँ पे आप अलग अलग बुक में आप लोग अलग अलग पाएंगे इस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नेम। यहाँ पे EXY लिखा हुआ है, तो EXY ना यूज़ करके आप EXY की जगह आप लोग यूज़ कीजिएगा XY की जगह आप लोग यूज़ कीजिएगा C, जो डिनोट करेगा क्रॉस को E और नीचे स्मॉल में लिखेगा C। इसका जो फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड्स। ऊपर देखिए लिख रहा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वन गुड X और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर गुड Y। यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे ग्राफ भी बन के दिखा रहा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। जब चाय का दाम बढ़ रहा है तो यहाँ पे कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जा रहा है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में वहाँ वर्क करता है जहाँ पे प्रोडक्ट एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट हो, मीन्स लोग इसको ना खरीद के उसको ख़रीदना शुरू करें। तो उसमें देखिए दिखा रहा है जब चाय का दाम बढ़ेगा, चाय का दाम अप जाएगा, तो यहाँ पे कॉफ़ी का डिमांड अप जाएगा, ऊपर जाएगा। जब चाय का प्राइस इतना था P था, जब चाय का प्राइस P था तो उस समय उसका डिमांड Q था। जब चाय का प्राइस देखिए यहाँ पे P था तो उसका डिमांड Q था। अब चाय का प्राइस टी का प्राइस बढ़ के हो गया P1, तो यहाँ पे इसका प्राइस बढ़ के हो गया Q1। प्राइस बढ़ा, डिमांड बढ़ गया, तो बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ, इसी को बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
देखिए यहाँ पे ये बढ़ गया। फर्स्ट जूम करके मैं इसको दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप यहाँ पे P से P1 पे गया दाम, चाय का दाम यहाँ से यहाँ बढ़ा, तो क्वांटिटी यहाँ से घिसक के यहाँ चला गया, Q से Q1 की ओर चला गया। इसी को बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस बढ़ा चाय का, लेकिन डिमांड बढ़ रहा है दूसरे प्रोडक्ट कॉफ़ी का। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उस समय हम बात करते हैं जब किसी एक प्रोडक्ट के दाम में आने वाले चेंजेस से दूसरे प्रोडक्ट के आने वाले डिमांड में जो चेंजेस आए हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ यूजफुल इन हैंडलिंग इंटर कमोडिटी रिलेशन, जिसमें आप आपस में रिलेशन हो। इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन प्रोडक्ट टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द अदर प्रोडक्ट। दिस इज़ मेजर्ड एज, फार्मूला उसके बाद आपको लिखा ही हुआ है, बाकी चीज़ें आपको बताया ही गया। तो तीन तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप लोगों ने पढ़ा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और थर्ड ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये सब चीज़ों का आप नोट्स बनाते रहिए। एग्ज़ाम्स के पहले आपका रिवीजन एक बार कराया जाएगा सारे टॉपिक्स का। रिवीजन सिर्फ रिवीजन की तरह रहेगा, प्रॉपर पढ़ाया नहीं जाएगा। तो इसलिए इन क्लासेस का आप लोग नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए।